हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके अध्याय के बारे में कौन कौन से अध्याय है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यह भूगोल जो सब्जेक्ट है आपका, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सा पाठ दिया है और हमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन कौन से टॉपिक ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 10 का है यह भूगोल, कक्षा 10 का है यह भूगोल। इसको हम चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह क्या है। यह मास्टरमाइंड आपका नोट्स है, इसमें देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास। कौन सा चैप्टर है? संसाधन और विकास हमारा चैप्टर है। इसमें हम संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? आप जानते हैं संसाधन क्या होता है? संसाधन एक ऐसा चीज है जिसके संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे वही क्या कहलाता है? संसाधन। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति बने यानी इसका उत्पत्ति कैसे है, जन्म कैसे हुआ है, जन्म के आधार पर कौन कौन सा है? तो सबसे जैव, जन्म के आधार पर कौन सा है? जैव। जैव संसाधन जो है ऐसा जो जीव है जिसमें जान हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे आपका हो गया मनुष्य और पशु, ठीक है। मनुष्य और पशु जो है हमारे लिए जैव संसाधन के रूप में काम करते हैं। जैव संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका हाथी हो गया, हाथी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लोड वस्तुओं को लेके जाते हैं। घोड़ा हो गया, ठीक है, गधा हो गया, यानी ये सब जो है हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। मनुष्य जो हमें उनसे अपने काम करवाते हैं, ठीक है। दूसरा अजैव। अजैव मतलब निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन का काम करती है? तो जैसे निर्जीव वस्तु में चट्टाने हो गई, धातु है, चट्टान हो गया, जो आपका पत्थर हो गया, यह हमारे लिए संसाधन के रूप में किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जो जितने भी खनिज है ये सब हमारे लिए क्या है? अजैव संसाधन है जो हमें संसाधन के रूप में होते हैं। दूसरा समाप्यता के आधार पे, यानी समाप्त होने के आधार पे कौन कौन से है, यानी समाप्त होने वाला कौन कौन से संसाधन है? तो सबसे पहले नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा में देखेंगे, नवीकरणीय संसाधन में यानी पुनः उत्पादन योग। नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसे हम पुनः उत्पादन कर सके, ऐसा संसाधन, ठीक है, ऐसी ऊर्जा जिसे हम पुनः उत्पादन कर सके, बना सके, जिसमें होता है सौर पवन। क्या सौर ऊर्जा है, एक पवन ऊर्जा है। दो ऊर्जा में पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, और आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह हमारे लिए सबसे नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। और उसका अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो एक बार हम उपयोग कर लिए तो दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। जैसे आपका हो गया डीजल, पेट्रोल, ठीक है, यह सब जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जिसमें जीवाश्म ईंधन में जितने भी आ जाते हैं वो सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे आपका क्या हो गया, गैस हो गया। देखिए इस समय क्या हुआ, एलपीजी गैसों का कितना ज्यादा महामारी हुआ है, डीजल पेट्रोल का कितना महामारी हुआ है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम गाड़ियों को चलाइए और कम खर्चा कीजिए, जिससे हमारे तेल का भंडारण कुछ बचा रहे। जिसे प्रधानमंत्री जी ने भी क्या किया है, अपने गाड़ियों, जो भी उनके गाड़ियों काफिला निकलता तो उसमें भी कुछ गाड़ियों को कम कर दिया है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है वो
जो एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर, यानी मालिक कौन कौन है, किसी भी संसाधन के मालिक, हर एक संसाधन का एक मालिक होता है, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर क्या है, एक होता है व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत पर्सनल, पर्सनल जो संसाधन हो गया, जैसे आपने पर्सनल बाइक खरीद लिया, पर्सनल आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, पर्सनल आपने नैनो खरीद लिया, यह जो है आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। और किसके बाद सामुदायिक, सामुदायिक माने पूरे समाज के लिए, जैसे मान लीजिए कुआं है, कुआं आपके पूरे समाज के लिए, वो समाज के लिए सब कुआं है। सामुदायिक भवन बन गया तो उस समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, यह वो सामुदायिक संसाधन हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय माने वो पूरे देश के लिए वो संसाधन है, जैसे रेलवे हो गया, आपके पूरे देश के लिए संसाधन है, वो सबके लिए है, सबके संसाधन के रूप में काम करता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो आपका आ जाएगा क्या, जो आपका हवाई जहाज हो गया, जिसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वो संसाधन के रूप में काम करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम इसमें जानेंगे सतत पोषणीय विकास। कौन विकास, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। सतत पोषणीय विकास में हमने यह कहा गया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान और भविष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ योजना बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे भारत की मृदाएं, भारत की मृदा, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए भारत में जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हम उसे कहते हैं ऐसी मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई है, उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। यह ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी के द्वारा लाई गई है जलोढ़ मिट्टी है, जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह यह पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। जब क्या है, जलोढ़ मिट्टी इसे पाया जाता है यहाँ पे टेरासोइल, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास होता है। यह गन्ने और चावल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यह जो है जलोढ़ मिट्टी जो है गन्ने और किसके लिए, चावल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। और इसमें बांगर और खादर पाए जाते हैं। बांगर और खादर नाम की मिट्टी होती है, ठीक है। एक पुरानी है, एक नई मिट्टी है, ठीक है। दूसरा है आपके काली मृदा। भारत में जो दूसरी मिट्टी पाई जाती है वह काली मृदा है, जिसमें रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह दक्कन ट्रैक्ट में, यानी जो दक्कन का पठार है, पठारी क्षेत्र है आपका, भारत का पठारी क्षेत्र है, यहीं पे काली मृदा पाई जाती है। और आपका जो यह जलोढ़ मृदा है, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, यह सब क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ में है, राजस्थान को छोड़ के, ठीक है। और लाल और पीली मृदा, अगली भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी पाई जाती है भारत में, वह लाल और पीली मृदा है, जो लोहे के अंश के कारण लाल है। इसी में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण यह जो मृदा है वह लाल दिखाई देता है। और यह कहाँ कहाँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। यह रेड सॉइल है जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, यह जो आपका एरिया है, यह आपका जो एरिया है यह रेड सॉइल है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल या पीली मृदा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अगला जो मिट्टी है आपका लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और वर्षा, यहाँ पे उच्च तापमान और वर्षा होता है, वर्षा इसमें ज्यादा होता है, इसमें पानी। यह चाय काजू के लिए, यहाँ सबसे अधिक चाय और काजू के लिए यह मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा चाय और काजू होता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है जी, केरल और कर्नाटक में। यह आपका जो केरल हो गया और इसके नीचे कर्नाटक, केरल और कर्नाटक में यह क्या पाई जाती है, कौन सी मृदा, लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगली आपके भारत की जो मृदा है
मरुस्थलीय मृदा यानी रेतीली मृदा, जहाँ पे रेतीली और लवणी पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका राजस्थान में है। यह जो राजस्थान की एरिया है, यह कौन सी एरिया है, यहाँ पे आपका यह राजस्थान गुजरात, यह आपका मरुस्थलीय मृदा है। कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो ये रही आपके हमारे भारत में मृदाओं का प्रकार। कौन कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है जी, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। 1 2 3 4 5 प्रकार की मृदा हमारे भारत देश में पाई जाती है। जो आपका ब्लैक सोइल देख रहे हैं ना, काली मृदा, ये आपका ब्लैक सोइल हो गया, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। आगे चलिए, तो हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल से। अध्याय 2 हमारा है। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे वन एवं वन जीव संरक्षण, यानी हम लोग किस प्रकार से वन का संरक्षण कर सकते हैं और वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। अगर हम लोग वन का संरक्षण नहीं करेंगे तो उसमें रहने वाले जीव भी संरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वन ही उन लोगों का आवास है, घर है, ठीक है। चलिए देखिए, सामान्य पशु, साल, चीड़, यह सब वन्य जीव के संसाधन है, वन में रहते हैं। पशु, साल जो है आपका पेड़ हो गया, चिड़ी पेड़ हो गया। संकटग्रस्त में कौन सा है जी, संकटग्रस्त में है जो काला हिरण और जंगली गधा। यह संकटग्रस्त जाति है, जिसमें हम डिटेल में इस जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को, अध्याय 2 वन और वन जीव संरक्षण में, तो हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि संकटग्रस्त यानी कौन से ऐसे जानवर है जो संकटग्रस्त है, यानी उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और कौन सा ऐसा पेड़ है कि जो संकटग्रस्त है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और जो लुप्त हो चुके हैं, जैसे एशियाई चीता, अगर क्या हो गया, लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाला बतख भी क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन जो नियम आया था, इसमें क्या था, स्थानीय समुदाय को वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापन में शामिल करना, यानी जितने भी स्थानीय समुदाय हैं उन स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण में शामिल करना और उसके पुनः स्थापना करना, यानी फिर से उसे दोबारा अथी करना, लगाना। प्रथम प्रस्ताव इसमें 1988 में दिया गया था उड़ीसा में। इसका जो प्रथम प्रस्ताव था संयुक्त वन प्रबंधन का, यह 1988 में उड़ीसा में प्रथम प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे जी, अध्याय 3 में हम केवल जल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जल संसाधन। जानते हैं जल ही जीवन है, जल ही क्या है, जीवन है। यदि जल नहीं है तो हमारा कल नहीं है, यदि जल है तभी हमारा कल है। तो जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हमें संरक्षित करके रखना। आप जानते हैं कि हमारे 100% जल में 1% ऐसा जल है जो पीने योग्य है, बताइए। बाकी सब अयोग्य जल है, जिसमें आप लोगों का समुद्री जल जो है वो 70% पाया जाता है, केवल नमक ही नमक है जो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है, ठीक है। 1% है जो पीने योग्य है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जल है बहुत संकट में। कई ऐसे राज्य हैं, देश है, जहाँ पे जल की बहुत अभाव है, ठीक है। वहां पे शुद्ध पानी पीने योग्य जल नहीं पाया जाता है, तो जल संसाधन सबसे अधिक जरूरी है। तो देखिए, तीसरा अध्याय में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जल दुर्लभता, यानी जल का दुर्लभता क्या है, जल किस प्रकार से दुर्लभ हो गया है, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और जल का असमान वितरण और औद्योगिक प्रदूषण मुख्य कारण है। जल का जो अभाव है वह उसका मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। आज भारत जो है विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या देश बनने जा रहा है। जो 2027 का जनगणना हो रहा है, जनगणना शुरू हो चुकी है, बिहार में भी शुरू हो चुका है। तो जब जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है। अब बताइए, इतना ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो कहाँ वहां जल का अभाव नहीं होगा जी, जल का अभाव होगा, जल का असमान वितरण। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पीने के लिए हजारों बाल्टी पानी फेंक देते हैं। अपने गांव में क्या करते हैं, हम लोग ठंडा पानी निकालने के लिए 2-3 बाल्टी उसी तरह पानी को जियान कर देते हैं, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में इसका किस तरह उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में यानी जो फैक्ट्रियां जो होती है, फैक्ट्रियों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है जल का, और उसमें से निकलने वाले जो कचरा है फैक्ट्रियों में से वह नदियों में बहा दिया जा रहा है, जिससे जल क्या हो रहा है, पूरा प्रदूषित हो चुका है।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में। किसके बारे में? बहुउद्देशीय योजना। बहुउद्देशीय मतलब बहुउद्देशीय, बहुत अधिक उद्देश्य के कारण तो योजना बनाई जिससे कई काम हो जाए। ठीक है, सॉरी। बहुउद्देशीय योजना यानी ऐसी योजना जिससे बहुत से काम किए जा सके, यानी एक तीर कई निशाना, एक तीर से कई निशाना, उसी को क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय योजना। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इस बहुउद्देशीय योजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे बहुउद्देशीय योजना भाखड़ नांगल बांध हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाखड़ नांगल बांध कैसे, कहाँ पर स्थित है, या किस प्रकार बना, इससे क्या क्या लाभ हुआ, हीराकुंड बांध क्या है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि अगला जो वीडियो आएगा यह सब हम पढ़ेंगे। भाखड़ नांगल बांध यह क्या है, कैसे कैसे यह काम करता है। दूसरा, हम वर्षा जल का संग्रहण करें, हम इसमें पढ़ेंगे वर्षा जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं, यानी बारिश का जो जल है उसे हम किस प्रकार संग्रहण माने इकट्ठा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो राजस्थान में टाका, टांका, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई और पश्चिम बंगाल में बाढ़ जल वाहिकाएं, यानी यह जल संग्रहण का तरीका है। ठीक है, जो राजस्थान में टाका के नाम से आता है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं, और पश्चिम में चले जाएंगे बाढ़ जल वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, अगला आपका चैप्टर है चौथा, जो कृषि, यानी अगला चैप्टर जो आपका कृषि है, यानी कृषि में पढ़ेंगे कि कृषि किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, कृषि में कौन कौन सी कृषि होती है, कौन कौन से भारत में खेती होती है, किसके उपज सबसे अधिक होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें प्रारंभिक जीविका यानी जीविका चलाने के लिए हमें इस खेती की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम अपनी जीविका को चलाएंगे, चलाने के लिए खेती सबसे, कृषि सबसे जरूरी है। पुराने औजारों से छोटे भूमि के टुकड़े को खेती कहते हैं। पुराने औजारों से छोटे भूमि टुकड़ों पर खेती यानी झूम की खेती की जाती है। जैसे झूम की खेती के बारे में पढ़ेंगे। और गहन जीविका, गहन जीविका माने उच्च जनसंख्या क्षेत्रों में अधिक श्रम और सिंचाई का उपयोग करते हैं। वाणिज्य कृषि क्या होता है? वाणिज्य कृषि में डिटेल से बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य मतलब बाजार के लिए उच्च पैदावार बीजों का उपयोग, HYV, ठीक है, हाइब्रिड जो बीज है, जो उसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है बाजार में। हम लोग क्या करते हैं, जो आप मान लीजिए कोई भी, जैसे आप गन्ना का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं तो उसके बाद उसे कहाँ ले जाता है? मार्केट में ले जाता है बेचने के लिए, और उसे नकदी फसल, उसे पैसा तुरंत मिल जाता है, तो वाणिज्य कृषि के में आ जाएगा। उसके बाद रोपड़, रोपड़ कृषि के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है? एक बड़े क्षेत्र में एकल फसल यानी एक ही फसल जो होती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, उसी को रोपड़ कृषि बोलते हैं। यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे असम में चल जाइए, क्या होता है? केवल चाय की खेती होती है। ठीक है, अगला जो है, इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है? जैसे कृषि में मुख्य फसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे आपका चावल, चावल जो है खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल, जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है और 100 सेंटीमीटर वर्षा यह पाता है। और यह कहाँ होता है? मुख्य उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का मुख्य उत्पादन है क्या? चावल। गेहूं जो है आपका रबी फसल, रबी माने जब सूर्य का समय आता है, ठंडी के दिन में रबी की खेती की जाती है, यानी गेहूं की खेती की जाती है। इसके लिए तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। इसे वर्षा कितना चाहिए जी? 50 से 75 सेंटीमीटर का इसमें वर्षा चाहिए। और गेहूं सबसे ज्यादा किस भारत में किस राज्य में होता है जी? तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में। उत्तर प्रदेश पंजाब में यह गेहूं की खेती अधिक मात्रा में चाहिए। मुख्य उत्पादन राज्य है भारत का। और गन्ना, गन्ना जो है यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान इसको चाहिए। और इसको वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक इसके क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। इसकी भारत में सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर होती है जी? तो गन्ना का सबसे ज्यादा खेती होती है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा है महाराष्ट्र।
यहाँ पे सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। उसके बाद है कपास। क्या है? कपास। कपास एक खरीफ फसल है जो इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, यानी तापमान हाई तापमान चाहिए और कम वर्षा चाहिए। कम वर्षा चाहिए, तापमान हाई चाहिए और कम वर्षा चाहिए। यह भारत के किस राज्य में? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है। देखो जूट। जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम जब कृषि पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल से गेहूं, चावल सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस मिट्टी में होती है गेहूं, किस मिट्टी में चावल होता है, किस मिट्टी में गन्ना होती है। अगला जो चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर है खनिज संसाधन का वर्गीकरण। यानी खनिज संसाधन को हम लोग कैसे, और जो भी जमीन के अंदर से निकाली जाती है, खोद कर निकाली गई संसाधन को खनिज संसाधन कहते हैं, जो जमीन के द्वारा खुदाई करके निकाली जाती है। जैसे आपका एक है धात्विक खनिज, उसमें कौन सा खनिज आता है? धात्विक खनिज, जिसमें धातु में आएगा लोह ऑक्साइड, मैग्नीशियम, और लौह में तांबा बॉक्साइड। यह तांबा और बॉक्साइड यह कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है, जो जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं। अगला है अधात्विक खनिज। कौन सा धात्विक? अधात्विक, जिसमें आ गया अब्रक, अब्रक आ गया यानी माइका, नमक, पोटास, सल्फर और चूना पत्थर। ये आपका अधात्विक खनिज है, ठीक है। ऊर्जा खनिज कौन कौन सा है जी? ऊर्जा खनिज जमीन के अंदर से निकाला जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। यह जो है आपका खनिज ऊर्जा है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। लौ एक्स की जो पेटियां है उड़ीसा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, बरेली, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, यहाँ पे लौ एक्स सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम बारी बारी से सब चीज के बारे में जानेंगे कि किस राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक उगता है और वहां पे खनिज का खनन किया जाता है। अब देख लिए ऊर्जा संसाधन के पारंपरिक, देख लिए जो कोयला है, देखिए कोयला का खपत भारत में, देखिए यह सब कोयला का खपत है, ठीक है। यह आपका नवीकरणीय सौर पवन का खपत है। यह आपका क्या है? अन्न में 10 में आ जाता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा का अपार संभावना है। भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ उष्ण गर्मी, उष्मा, ठीक है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा अपार भंडार है। यहाँ पे चले जाइए गुजरात में और राजस्थान में सौर ऊर्जा अपार भंडार है। अगर वहां पे सोलर प्लांट बैठाया जाएगा तो इतनी अधिक मात्रा में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है, बिजली बचाया जा सकता है। इससे आगे देखिए आपका 6वां चैप्टर है विनिर्माण एवं उद्योग या अर्थव्यवस्था। विनिर्माण मतलब वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तुएं बनाना, इसको क्या बोलते हैं? विनिर्माण, ठीक है। देखिए विनिर्माण का महत्व क्या है? यानी कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता करता है। कृषि के आधुनिकीकरण में क्या करता है? सहायता। जैसे पहले के जमाने में हम लोग कुदाल से क्या करते थे? कुदाल से खेत कोड़ते थे, बोते थे, और बोने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग आया तो ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा, जो एक ही दिन में कई ज्यादा से ज्यादा 1 बीघा भी खेत जोत सकता है। तो यह कौन दिलाता है? विनिर्माण के द्वारा हमें आधुनिक उपकरण मिलते हैं, जिससे हम लोग खेती बढ़िया से कर सके। बेरोजगारी और गरीबी को उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह जो फैक्ट्रियां बैठती है, इससे गांव में रहने वाले जो भी बेरोजगार लोग हैं, ये सब जाके इसमें अपना बेरोजगारी का नौकरी देता है, और नौकरी से उनकी बेरोजगारी खत्म होती है, गरीबी दूर होती है। यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विनिर्माण। उसके बाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करती है। अगर कोई वस्तु का निर्माण कर लिया जाए, उसको विदेशों में बेचा जाए, तो विदेशी मुद्रा हमारे पास इकट्ठा होती है। विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने में सहायता करती है विनिर्माण। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अभी इसमें क्या, प्रदूषण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो जल का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संग्रह और औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन। यानी सबसे पहले क्या कीजिए कि जल का पुनर्चक्रण कीजिए, दोबारा रिसाइकलिंग कीजिए, और वर्षा जल का संग्रह कीजिए। वर्षा जल का और औद्योगिक के जितने भी, यानी फैक्ट्रियों से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उसका शोधन किया जाए, उसमें से जो हानिकारक है उसे निकाल कर अलग किया जाए।
आपका लास्ट जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन। ये बताइए, अगर मान लीजिए हम खेती की कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में गन्ना उगा रहे हैं, तो गन्ना तो उगा लिए, लेकिन उसको बेचने के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जरूरत पड़ती है, संसाधन की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। तो उसका सबसे बड़ा है अर्थव्यवस्था पे जीवन पड़ता है, अर्थव्यवस्था के जीवन पर असर पड़ता है। अगर संसाधन टाइम से नहीं रहेगा तो हमारी जो फसलें होती है, हमारी फसलें लगी फसलें खराब हो जाएगी, वह सही समय पर कहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो देखिए, वह इसके लिए क्या किया गया है, रोड का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया, रोड का। स्वर्णिम चतुर्भुज यह रोड बनाया गया है, जो दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले 6 लेन वाला राजमार्ग है। और क्या करता है, देखिए देखिए, यहाँ है दिल्ली, यहाँ क्या है, लखनऊ के बाद यहाँ दिल्ली है। दिल्ली से कहाँ जाती है, मुंबई। मुंबई से कहाँ आती है जी, मुंबई से आगे चेन्नई, चेन्नई। चेन्नई से कहाँ जाती है, कोलकाता, और कोलकाता से फिर से दिल्ली। यह स्वर्णिम चतुर्भुज यह होती है, ये 6 लेन वाला रास्ता है। कितने लेन वाला, 6 लेंथ वाला यह रास्ता है, जो दिल्ली से सीधे मुंबई जाती है, और मुंबई से सीधे चेन्नई, या चेन्नई से सीधे कोलकाता जाती है। यह राजमार्ग है जो हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहायता करता है। इसी के द्वारा हम वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रेल परिवहन भारी सामान के लिए है। रेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और लंबी यात्रा के लिए सबसे सफल उपाय है, सबसे सफल संसाधन है यह अधिक मात्रा में ले जाने के। उसके बाद जल परिवहन। जल परिवहन जो होता है ना, वह सबसे सस्ता परिवहन है। यह पर्यावरण अनुकूल संसाधन, इससे पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, पर्यावरण को उतना हानि नहीं होता है, और यह सबसे सस्ता है। अधिक मात्रा में हम लोग जल संसाधन के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनुकूल होता है। भारत के मुख्य पतन कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, यानी आपका बंदरगाह है। यह क्या है, बंदरगाह। इसी बंदरगाह से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जहाज आती है, शिपें आती है, वहां पे कंटेनर होता है, कंटेनर जहाजों पे लाद के, और वहीं से बंदरगाह से सीधे जहां ले जाना होता है वहां पर लेके जाया जाता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगले वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि हर एक चैप्टर का पहला जो संसाधन किसे कहते हैं उसके डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और उससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।